अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सियासत का खेल फाइनल राउंड में दाखिल हो गया है। सियासी मुलाकातों के सीजन में तहरीक अदम एतमाद के लिए मुनासिब वक्त की तलाश जारी है। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब की आज होने वाली मुलाकात में भी इसी मुनासिब वक्त का खुरा तलाशा जा रहा था और अब आसिफ अली जरदारी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मुलाकात की दावत दे दी है। नाज़रीन, ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि अपोजिशन वज़ीर आज़म के दौरे रूस के दौरान तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार है, मगर वज़ीर आज़म ताहाल ना सिर्फ मुतमईन है बल्कि अपोजिशन को मुकाबला करने का पैगाम दे रहे हैं कि जो भी प्लान है कप्तान तैयार है। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, आप जो भी करेंगे हम हर चीज के लिए तैयार हैं। जो भी आपका प्लान है कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। मुकाबले की इस फिजा में आज भी वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और तर्जुमानों के इजलास में भी तहरीक अदम एतमाद के मुकाबले के लिए मुशावरत की और आज ही ई तजारत कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को ना घबराने का मशवरा भी दिया। सबसे ज़्यादा सेंटेंस जब से हमारी गवर्नमेंट आई वो है घबराना नहीं। जब हम अपने ज़माने में सबसे मुश्किल टीम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलने जाते थे तो उधर मुझे अपनी टीम को कहना पड़ता था घबराना ना। तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना। और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। वज़ीर आज़म इमरान खान का बला का ये एतमाद इस बात का इशारा है कि हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे करने का नुस्खा कीमिया मौजूद है। हुकूमत आखिरी वक्त तक इस पत्ते को सीने से लगा कर बैठी है। ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद की सूरत में वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तहलील करने का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, एक निजी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म बारहा ये इतराफ़ कर चुके हैं कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये भी है कि उन्होंने आते ही असम्बलियाँ तहलील नहीं की, बल्कि इतनी कम अक्सरियत होने के बावजूद उनको असम्बलियाँ तहलील कर देनी चाहिए थी। ज़बरदस्ती हुकूमत कायम नहीं करनी चाहिए थी और अवाम से अपील करनी चाहिए थी कि उनको 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस इलेक्ट किया जाए। एक बार फिर 3.5 साल बाद वज़ीर आज़म शायद उसी ऑप्शन को देख रहे हैं और अगर असम्बलियाँ तहलील हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी शहादत का रुतबा मिल जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूबे की हुकूमत से हाथ धोने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी अमलन तो ये खतरा मोल लेने पर तैयार नहीं है, इसलिए अपोजिशन अब कोई नई आईनी और कानूनी राह तलाश कर रही है और इसके लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरती अमल भी जारी है। दो तरफा जोर आजमाई के इस खेल में मगर काफ लीग के बाद तरीन ग्रुप अहमियत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जहांगीर खान तरीन से खुफिया मुलाकात ने हुकूमत को बैकफुट पर डाल दिया। तहरीक इंसाफ के अपने ही रुकने कौमी असम्बली फयाजुल हसन चौहान इस मुलाकात की तस्दीक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुलाकात साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद के घर पर हुई है। मखदूम अहमद महमूद का ताल्लुक ना सिर्फ जहांगीर खान तरीन से है डायरेक्टली, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है। मतलब यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुलाकात की सहूलतकार थी। जहांगीर खान तरीन की शहबाज शरीफ से ये मुलाकात इस बात का भी इशारा है कि नून लीग के हवाले से उनकी साबका मौक़िफ़ में खासी तब्दीली वाक़ हो चुकी है। यही जहांगीर खान तरीन साहब थे कि जिन्होंने 15 अप्रैल 2019 को अपने ट्वीट में मनी लॉन्ड्रिंग केस को सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल करार दिया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को कहा था कि उन्होंने बेशर्मों की तरह पैसा लूटा है, उनका मुहासबा किया जाए। नाज़रीन, फिर 12 मई 2018 को अपने ट्वीट में नवाज शरीफ को मुल्क दुश्मन करार दिया और कहा कि आज नवाज शरीफ ने दुश्मन की जबान बोली है। मियां नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है और यही जहांगीर खान तरीन थे कि जिन्होंने कहा था कि मेरे और नवाज शरीफ के केस में बहुत फर्क है। कंप्लीट 100%, 99.9 नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह 100% बनी ट्रेड मैंने ली। अब इसके बाद मुझे बता देना कि ये हम वो कहते हैं नवाज शरीफ के केस और खान साहब का और जहांगीर तरीन का केस, इसमें कोई आपस में मुनासबत नहीं है। अब यही जहांगीर खान तरीन साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी के ना सिर्फ करीब होते दिखाई दे रहे हैं बल्कि खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तरीन ग्रुप इन मुलाकातों के बावजूद बहरहाल वफाकी वज़ीर इत्तलात पुरुमीद हैं कि जहांगीर खान तरीन हुकूमत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।
मैं जहांगीर तरीन साहब को भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने भी कच्ची गोलियां जो है वो नहीं खेली हुई कि वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर अभी जो है वो हुकूमत गिराने की कोशिश शुरू कर दें। उनके क्या स्टेक हैं शहबाज शरीफ के साथ? जो कल तक तो ये सारे कहते थे चीनी चोर और सारी जो मुहिम थी PTI के ऊपर, वो तो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर बेस करके चला रहे थे। आज किस मुंह से जो है अगर वो उन्हें मिलना चाहते हैं या उनसे मदद मांग रहे हैं तो किस मुंह से मांग रहे हैं? सो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी ऐसा जो है होगा। मगर जहांगीर खान तरीन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ये मौक़िफ़ दे चुके हैं कि हम देखेंगे। उन्होंने अभी कमिट नहीं किया कि इस हवाले से वो कोई एक्शन नहीं लेंगे या कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। वेट एंड सी, मुलाहिज़ा कीजिए। मुल्क के हालात सियासी तौर पे भी गर्म है। हम हर एक से रब्ता रखते हैं, तो रब्ते तो पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं और आइंदा भी चलते रहे। आइंदा जिस तरह के हालात होंगे उसके हिसाब से अपना फैसला करेंगे। तरीन ग्रुप भी अपोजिशन के लाहे अमल का मुंतजर है तो काफ लीग भी देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर गामजन है। चौधरी मुनस इलाही की वज़ीर आज़म को खुली यकीन दहानी के बावजूद मगर चौधरी वजाहत हुसैन ये फरमा रहे हैं कि मुनस इलाही के बयान को संजीदा ना लिया जाए। दबाव बरकरार है और हुकूमत दो तरफा दबाव में है, लेकिन अपोजिशन अपनी हिकमत अमली पे ताहाल वाज़े नहीं। आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी नून लीग को बावर करवा रहे थे कि हम वो नहीं कि जो अदलिया पर हमला आवर हों या इदारों से कहें कि वज़ीर आज़म को निकालो। हुकूमत वक्त के खिलाफ ऐलाने जंग किया है। वेडनेसडे में आऊंगा, नेशनल असेंबली में खड़े होके आपका सवाल लूंगा, आपका सवाल का जवाब दूंगा। एक तकरीर का मार कप्तान इमरान खान। हम वो जमात तो नहीं है जो जाके अदलिया पे हमला करे और उनको कहे कि आप उनको निकाले। हम वो जमात भी नहीं है जो किसी दूसरे इदारे के सामने कहे भाई आप आप इनको निकाले। हम तो वो जमात नहीं है जो PTV पे हमला कर सके या पार्लियामान पे हमला कर सके। हमारा कुछ साथी जो पहले कहते थे कि अदम एतमाद नहीं लाना चाहिए, अब वो आपके पेज पे आ रहे हैं। सियासत के इस खेल में सब खुफिया है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने अपने कार्ड्स खुफिया रखे हुए हैं और दिलचस्प बात तो यह है कि अपोजिशन ने अपोजिशन से अपने पत्ते छुपा रखे हैं तो इत्तेहादियों ने अपनी ही हुकूमत से अपने कार्ड्स छुपाए हुए हैं। दिलचस्प सूरत हाल है। बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी और सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब आपसे आगाज़ करूँगी, फरमाइएगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। जिस तरह मैंने कहा कि अपोजिशन ने भी अपोजिशन से अपने पत्ते छुपाए हैं, इत्तेहादियों ने हुकूमत से अपने पत्ते छुपाए हैं। आपके नज़दीक हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया आपका महर, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मुझे गुजारिश ये है कि आप ये जज सिर्फ इस सूरत हाल से कर सकते हैं कि कौन कितना बुखलाया हुआ है। वो उनके बयानात हैं, उनका तरीका है, यानी एहतजाज कह लें, तरीका एग्रेशन कह लें, जो भी उनका स्टाइल है। तो मुझे तो PTI के अंदर जिस किस्म की बुखलाहट नज़र आ रही है, मुझे लगता ये है कि कुछ ना कुछ प्रेशर तो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर भी है, जो बार बार अपनी पार्टी के लोगों को घबराना ना की ताकीद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक तासर जो है वो ये फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में नहीं आता, इसलिए मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो जो तासुर है कि वो बकौल शेख रशीद साहब के, वो एक ज़िम्मेदार वज़ीर है, वज़ीर दाखिला। उन्होंने कहा था वो हाथ जो है वो हमारे सर पर है, वो चाहते हैं कि हमारे सर पर आ जाए। अगर उस थीसिस को मान लिया जाए और हाथ या छतरी अब ऊपर नहीं है तो बुखलाहट जो है उसके मानी भी समझ आ जाते हैं और वो सूरत हाल भी सारी समझ में आ जाती है। ये यकीनी तौर पे एक सूरत ऐसी है जिससे कोई ख़तरा नहीं है इमरान खान साहब को, और वो है कि अपोजिशन जो है वो सारी एक पेज पर नहीं है, अभी भी नहीं है, बावजूद इन तमाम तर मुलाकातों के। हर एक की रिजर्वेशन है। आपने कहा वो छाती से अपने कार्ड लगा के बैठे हैं, नहीं बता रहे हैं एक दूसरे से। मेरा ख्याल है एक दूसरे का ट्रस्ट डेफिसिट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक दूसरे को ट्रस्ट करने के लिए अब भी तैयार नहीं है। लेकिन पब्लिक पॉस्चरिंग यही कर रहे हैं कि नहीं जनाब हम तो सारे मुतहद हैं। और ख़ास तौर से ये जो तरीके अदम एतमाद है इसके हवाले से जो अच्छा, मैं आप बुखारी साहब आप भी लाहौर में मौजूद हैं, भट्टी साहब भी लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी लाहौर में ही मौजूद थी और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब भी कुछ बताना नहीं चाह रहे, ना ही शहबाज शरीफ साहब कुछ बताना चाह रहे हैं, यानी कि कुछ तो पक रहा है। लेकिन भट्टी साहब आपको भी इंक्लूड करूंगी। मुझे इस सूरत हाल में आज जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा, पहले मैं काबीना को कहता था, अब मैं हिज़्ब इख्तिलाफ को कहता हूँ घबराना नहीं है। वाकई इस पॉइंट के ऊपर पल्ले तो हिज़्ब इख्तिलाफ के भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर, तो घबराना किसे चाहिए? देखिए दोनों जमातें दावे कर रही हैं अपनी अपनी कामयाबी की। वजीर आजम पाकिस्तान पहले अवाम से कहते थे घबराना नहीं है,
फिर अपनी कबीना को कहते थे। अब मैं कह रहा हूं कि वो खुद घबरा रहे हैं। 2 मीटिंगों में अपनी किचन कैबिनेट की वो सीख पा हो गए, सख्त नाला हो गए, ऐसी गुफ्तगू की कि मैं बता नहीं सकता। दूसरा, बुखारी साहब नहायत काबिल उस्तादों के उस्ताद है। मैं समझता हूं पंजाब में 20 से ज्यादा अक्सरियत अपोजिशन हासिल कर चुकी है। इमरान खान की हुकूमत को अब घर भेजना इशू नहीं है, असल है कि आगे कैसे चला जाएगा। क्योंकि असल वजह यह है कि पहले दिन से मैं इत्तेफाक करता हूं इनसे। मैं 20 से जायद, आप दोनों सीनियर सहाफी हैं, लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, आप कह रहे हैं पंजाब में 20 से जायद अक्सरियत हासिल। 12 से तक मैं बात कर चुका हूं। मैं भी एक जर्नलिस्ट, मैं आपको ये राय दे रहा हूं बात करने के बाद कि वो एक फेक न्यूज का जिन्हें तो चलाया इन्होंने। अब जिन्होंने सारी उम्र कभी असूलों पे सियासत नहीं की, अब हमें असूलों पे जर्नलिज्म सिखा रहे हैं। ऐसा ही अभी फेक न्यूज पे भी अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे। तो मगर ये मैं आपको बताऊं, इमरान खान, क्योंकि इमरान खान 4 महीने पहले कमजोर थे, उससे बहुत ताकतवर थे, उससे बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। क्या इस हकीकत से कोई इनकार करेगा? चेयरमैन सेनेट से इमरान खान को रेस्क्यू किसने किया? जॉइंट सेशन में इत्तेमाद का वोट किसने लेके दिया? क्या इत्तेहादी जमातें खुद इमरान खान साहब जिनको कातिल लीग कह रहे थे, काफ लीग कह रहे थे, MQM ने परसों खुद कहा है कि हमें आज कहा जाए तो हम अलग हो जाएंगे, इस हुकूमत से हमें रहना हमारे लिए खतरनाक तो इट इज ये बस दिनों की बात है अब फकत। बुखारी साहब, इज इट अ मैटर ऑफ डेज अकॉर्डिंग टू यू एज वेल? ऑफ कोर्स ये मैक्सिमम अब दिनों की मेरे ख्याल से अब सूरत हाल इतनी तेजी से तब्दील हो रही है। हाँ जी, इतनी तेजी से सूरत हाल तब्दील हो रही है कि कुछ ना कुछ तो होगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो या ना हो, लेकिन दिन भारी हैं हुकूमत के ऊपर। अब ये सारा इन्हिसार जो है उनके रवैये पर है। अगर ऐसे मुश्किल हालात के बीच वो इस किस्म के कानून बनाएंगे जैसे पीका है, या जो वो इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बनाया है कि मिनिस्टर और मशीर और सारे लोग जाके अब कैंपेनिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ उस डर की वजह से है कि वो समझ रहे हैं कि उनके पास ग्रास रूट। मगर बुखारी साहब, तब्दीली ज्यादातर पंजाब से आती है। आपको लग रहा है कि पंजाब की हुकूमत टॉपल करेंगे ये, या सीधा दे विल गो फॉर द किल? इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, उधर वफाक में 10 नो आप तारीख या रिकॉल करके देख लीजिए, जब तक पंजाब में गड़बड़ नहीं होती है सेंटर में कुछ हिलता नहीं है। यही कह रही हूं ना। किसी ने भी हुकूमत बनाई है उसने पंजाब से ज्यादा सीटें लेके बनाई है हमेशा, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो बेनजीर भुट्टो थी। तो यहाँ पहला शबखून जो है वो तो यहाँ पंजाब में बजेगा। और वो पंजाब इस वक्त ऐसे एक बंदे के हाथ में है जिसके मैं अब इसके ऊपर इससे ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, जो इस किस्म की मनूवरिंग करने के काबिल नहीं है। उनकी शराफत बिल्कुल ठीक है, सर आंखों पे वो एक शरीफ आदमी है, लेकिन वो इस किस्म के प्रेशर्स को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। और ख़ुद उनकी अपनी पार्टी के अंदर कम से कम 5 धड़े हैं जिनमें से 4 उनसे सख्त नाराज़ हैं। तो उनकी तो ख्वाहिश होगी ये कि जितनी जल्दी इस वज़ीर आला से जान छुटे। तो इस सूरत हाल से यकीनी तौर पर अपोजिशन फ़ायदा उठाने जा रही है और पहला स्टेप जो है वो सर्टनली पंजाब में होगा। एंड भट्टी साहब, पहला कदम तारीखी एतबार से भी पंजाब से होता है। आप कह रहे हैं कि 20 से ज़ायद लोग जो हैं इनके पास आ चुके हैं। ये अपना वफाक में होमवर्क किए बगैर टॉपल करेंगे पंजाब गवर्नमेंट को, या पहले ही एक पुश कम्स टू शहीद, ये अब दड़म तख्ता इधर से शुरू करेंगे कि फिर एक डोमिनो इफेक्ट हो? देखिए, किसी भी वक्त आपको ये इतला आ सकती है, अगर वो जो 4 महीने पहले न्यूट्रल नहीं रहे थे, इत्तेहादी जमात अलग होगी। एक वो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का होमवर्क हो रहा है और काफी हद तक कंप्लीट है। एक स्पीकर, क्योंकि वो खुफिया रायशुमारी है, और पंजाब तो उनके हाथ में आ चुका है। पंजाब तो आ चुका है। जो पंजाब चला रहे हैं ना, वो एक काउंसलरशिप नहीं चला सकते। एक काउंसलरशिप, मैं काउंसलर की बात कर रहा हूँ, वजारत आला तो बहुत बड़ी है, लेकिन जिद से कराई जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो सिर्फ अब दिनों की बात है, कामयाब होती है या नाकाम मुझे नहीं दिनों की बात है। 23 नंबर चाहिए इनको पंजाब में सर, 172 इनके अभी हैं, 195 गवर्नमेंट के, 10 तो इसमें से काफ लीग के, 23 चाहिए, 20 तो हो गए इनके पास पक्के, आप कह रहे हैं, आपकी खबर है। मगर मुझे बताइए कि इमरान खान के पल्ले क्या है जब वो कहते हैं वजीर आजम साहब कि मैं हर सूरत हाल के लिए तैयार हूं, कप्तान तैयार है फॉर एवरी सिनारियो।
देखिए महज जब इलेक्शन होते हैं ना, सारी जमातें जिसकी टोटल कैंडिडेट भी ना हो, वो कहता है चारों सूबों में हुकूमत बनाऊंगा और वफाक में भी बनाऊंगा। और हमें भी पता होता है इस बेचारे की तो इतनी सीटें नहीं है। इमरान खान साहब दरअसल ये भूल रहे हैं कि जो उनको लाए थे ये उन्हीं को ही आंखें दिखाने लग पड़े हैं। तो अब वो सूरत हाल नहीं है, वो सिर्फ अपने लोगों को थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए दी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान एक इत्तेहादी जमात को 3 वजारतों की ऑफर कर चुके हैं। मैं फेक न्यूज का उन्होंने चला दिया ना। कल रात एक FIR दर्ज हुई है, अभी मैं आपको भेजता हूँ, वो किसी टीवी पे नहीं चली। लेकिन बदकिस्मती है, पाकिस्तान में सहाफत आजाद है। तो मेरे ख्याल में अदम एतमाद का होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ एक सिग्नल चाहिए कि वो ये कह दे कि जी हम इमरान खान की मौजूदा हुकूमत को रेस्क्यू नहीं करेंगे, तो आप 72 घंटों में उसके नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। ऐसा ही है। और बुखारी साहब, ये 2021 में भी 8 MNAs और आपके करीबन 10 से ज़्यादा मेंबर सूबाई असेंबली जो हैं जहांगीर खान तरीन साहब के अशाइये पे उन्होंने शिरकत की थी, और अब तो बमांगे दहल कर रहे हैं, डंके की चोट पे कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि पुश कम्स टू शव, जहांगीर खान तरीन साहब अपना वजन ऑपोजिशन के पलड़े में डाल देंगे? एक रेडिकल तब्दीली जो आई है सूरत हाल में वो यही है कि अब अपोजिशन जो है वो बैंक अलाइज पार्टीज पर नहीं कर रही है, बल्कि जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है वो उनका फोकस है। उन्हीं के साथ सीक्रेट मीटिंग्स भी हो रही हैं। ना इस सीक्रेट मीटिंग का इजहार किया तहरीक इंसाफ ने, ना मुतल्लिका पार्टियों ने किया। तो ऐसी सूरत हाल में इस किस्म की सीक्रेट मीटिंग जो है और ज़्यादा मानी खेज हो जाती हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब अलाइज की तरफ से तवज्जो हटा के, हालांकि अलाइज भी आंखें दिखा रहे हैं, मोनसलाई का जो वो बयान है उसके ऊपर उसकी अपनी क़यादत की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। मेरा ख्याल ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप इज गोइंग टू बी इन द फोकस एंड दैट विल डिसाइड। बुखारी साहब, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये खबर है कि दौरा रूस, वजीर आजम के दौरा रूस के दौरान भी कुछ अपसेट क्रिएट किया जा सकता है। आपकी तरफ ये खबर ऐसी कोई आई है? जी, मुझे बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे मिले हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने तमाम MNAs MPs को कहा है कि वो मुल्क से ना बाहर जाएं, और जो बाहर हैं उनको कहा है कि फौरी तौर पर वापस आ जाएं। तो ये इशारा इस तरफ तो है कि कुछ ना कुछ इस हफ्ते में होने वाला है। और अगर जल्दबाजी में उनका सारा कुछ सीधा हो गया तो फिर ये मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में जो है ये उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब या सेंटर दोनों में से किसी एक जगह हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब और फरमीद भट्टी साहब मौजूद थे। नाज़रीन, बात करते हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ारजा और कॉमर्स मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब के, नून लीग से सीनियर रहनुमा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा हैं। दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बात जब मेरी आपसे हुई थी तो आप कह रहे थे कि चंद दिनों की बात है और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तमाम खाका सामने आ जाएगा। 10 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं, कुछ क्लैरिटी मिली है? आपकी क्या स्ट्रैटेजी है ऑपोजिशन की, क्या करने जा रहे हैं? जी, मेरी इतलात के मुताबिक फैसले तो हो गए हैं, लेकिन अभी उनकी अनाउंसमेंट करना बाकी है। बहुत जल्द इस मामले में पेशरफ्त होगी। कौमी असम्बली का इजलास इस हफ्ते मुतवक्को था, लेकिन वो नहीं हुआ। हुकूमत भी अपनी वजूहात की बिना पर, उनके पास और बहुत काम है। मीडिया का गला घूंटना है, सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ के जेलों में डालना है, तो वो उस पर मसरूफ़ है। लेकिन अपोजिशन की जमातें अपना काम जारी रखे हुए हैं, और इसमें अब दिन, मैं उस वक्त भी कोशिश यही की थी कि कोई डेफिनेट डेट ना दी जाए। अभी भी ये है कि अब बहुत ज़्यादा देर नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर नहीं है, मगर दस्तगीर साहब, अपोजिशन लीडर ने 14 साल बाद चौधरी बरादरान से मुलाकात की और अल्लाह ने ऐलान की, छुपाया नहीं। जहांगीर खान तरीन से मुलाकात को खुफिया क्यों रखा गया फिर? जी, ये मामलात बहुत सारे ऐसे जो वक्ती तौर पर उठते हैं, उनमें फौरी फैसले किए जाते हैं। इस पे कोई बहुत बड़ी बहस तमहीज़ नहीं होती। उन्होंने उस वक्त बेहतर समझा होगा कि जहांगीर तरीन से जो मुलाकात है उसको फिलहाल मंजर आम पर ना लाना ही बेहतर है। हम उनके फैसले का एहतराम करते हैं। जब वक्त आएगा जो ज़्यादा दूर नहीं है तो फिर ये तमाम ठीक है, मगर सर, हुकूमती वुज़रा तो बहरहाल दावा कर रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब कभी भी तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो आपको क्या गारंटी है कि वो आपके साथ खड़े होंगे? जी नहीं, देखिए, गारंटीज तो ऐसे मामलात में नहीं होती, सिर्फ एक गुफ्तगू होती है। मुस्तकबिल में आगे चलने का जो तरीक़ेकार है उस पर गुफ्तगू होती है। तरीन साहब से अगर जो भी गुफ्तगू हो रही है, वो तमाम जो मेंबरान असेंबली से जो गुफ्तगू हो रही है वो इसी बुनियाद पर है कि उन्हें ये नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ
ने जो इमरानी हाकमियत के ज़रिए जनाजा निकाला है, अब उस जनाजे का वज़न इतना बढ़ गया है कि कोई भी उसको कंधा देने के लिए तैयार नहीं है, ख़ास तौर पे जबकि उन्होंने मुस्तकबिल में भी सियासत में और जमहूरियत में अगर अपना मुकाम पाना है और तलाश करनी है अपनी जगह, तो उसके लिए जरूरी है कि उस जनाजे को कंधा देना बंद किया जाए। मगर दस्तगीर साहब, आप लोग तो आइडियोलॉजिकल हो गए थे, नजरियाती हो गए थे, आप लोग तो असूलों की सियासत करने के ऊपर गामजन थे। अब तो ये इस लाशे को कांधा देने के लिए भी आप लोग बकौल मरियम नवाज शरीफ साहिबा लोटों का सहारा क्यों ले रहे हैं? लोटों को क्यों इजाजत दे रहे हैं कि कांधा दे? मरियम साहिबा तो कहती थी कि लोटों की तो जगह बाथरूम में है, किसी भी सूरत उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, ना उनको अपनाया जाएगा। लेकिन अब आप जहांगीर खान तरीन साहब की सूरत, उनकी जो पीछे लोग मौजूद हैं जिनको आप लोग ताने दिया करते थे कि लोटे हैं और उनको बैठा के एरोप्लेन्स में पहुंचाया गया, अब उन्हीं की मदद से इस लाशे को कंधा देंगे बकौल आपके? जी देखिए, असल हदफ ये है कि पाकिस्तान की सियासत में जो मुक्तदरा का एक किरदार है जो गैर आईनी है, उसको ख़त्म किया जाए। और उसको ख़त्म करने का पहला जो माइलस्टोन है वो एक ऐसे इंतखाबात जो साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से मैं कता कलामी माफ दस्तगीर साहब, ये बेसिकली आप सिंपल सादा लफ्जों में कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का गैर आईनी किरदार इधर खत्म करना है, मगर जिन लोगों का आप सहारा ले रहे हैं वो तो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे ही आए या बाएं करते हैं या आगे बढ़ते हैं या फैसला करते हैं। तो ये किस तरह की आयरनी है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल, पॉलिटिकल रोल महदूद करने के लिए आप उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं, उनका सहारा ले रहे हैं कि जो उन्हीं के क्रिएटेड हैं बकौल आपके, या उन्हीं के आशीर्वाद से चलते हैं। आज मौलाना और आसिफ अली जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ से भी जरदारी साहब से मिलना चाह रहे हैं, मुतवक्के ये मीटिंग। तो जरदारी साहब की दावत पे ये काम हो रहा है, लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद खान साहब जो हैं वो बज़िद हैं कि हर चीज़ के लिए वो तैयार हैं, हर ऑप्शन के लिए। चोर, डाकू, लुटेरे, लोटों की तफरीक आप सब के लिए तो ख़त्म हो गई, इसके बावजूद खान साहब आप लोगों के लिए तैयार हैं। उनकी तफरीक तो खैर इमरान खान साहब ने खुद ख़त्म की थी। MQM को फाशिस्ट कहने वाले वो थे, काफ लीग को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहने वाले वो थे। वो उनकी काबीना में अब 4.25 साल से बैठे हैं और इमरान खान की तारीफें करते हैं, लेकिन असल इशू वही है। देखिए, बैक वक्त पाकिस्तान में हमारे सामने है फाशिज्म, महंगाई, दहशतगर्दी और कर्जे। ये 4 चीजें बैक वक्त अवाम के गले काट रही हैं। और अगर कोई कसर रह गई थी तो हमें ये खबर दी गई है, आपने भी पढ़ी होगी, कि सुबह पंजाब में 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक बड़े भयानक नंबर्स आए हैं कि 2439 खवातीन के साथ दरअंदाजी हुई, 9529 को अगवा किया गया, 90 को कत्ल कर दिया गया, 22,000 को टॉर्चर किया गया। तो अगर इस तरह के हालात होंगे, और ये सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, लेकिन ये जो हाकमियत का एक बड़ा ही, ये वाकयात पहले भी होते थे लेकिन इस शिद्दत के साथ और इस वसत के साथ सर, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, एक हमारे ही प्रोग्राम पे मोहम्मद जुबैर साहब ने एक दावा किया था कि किस तरह वफाकी वुज़रा उनके पास मौजूद हैं, और आज ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब दावा कर रहे हैं कि कोई वुज़रा मौजूद नहीं है। तो यानी कि सर कहीं ना कहीं तो एक हाइप क्रिएट की जा रही है। राना सनाउल्लाह दावा कर रहे हैं कि पंजाब और मरकज़ दोनों में नंबर्स पूरे हैं आपके, और नंबर्स पूरे हैं और आप लोग हवाई फायरिंग नहीं कर रहे, तो सर फिर इंतज़ार किस चीज़ का है? लाइए तहरीक अदम एतमाद। ये फैसला हमारे कायदीन का है, ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कायदीन का, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान और PDM के तमाम कायदीन ने मिलकर ये फैसला करना है। तैयारी बहुत हद तक हो चुकी है, लेकिन जब वो बेहतर समझेंगे, वो ये एक दरखास्त तो लिखी हुई पड़ी है इस्लामाबाद में हमारे दफ्तरों में, हम सबके दस्तखत उस पर हो चुके हैं कि जब भी वो कायदीन की तरफ से हुक्म आएगा वो फाइल कर दिया जाएगा। लेकिन असल बात तो उसके बाद शुरू होनी है। दरखास्त फाइल करना कोई मामला नहीं है, तो इस बात को कामयाबी तक पहुंचाना, और आपको मालूम है कि इस मामले में हमारी जो तर्जुमान है मोहतरमा MNA साहिबा मरियम औरंगजेब, उन्होंने कल एक बड़ी सिग्निफिकेंट उस पर गुफ्तगू भी की है, और ये बावर कराया है कि जी एक दफा फिर इसमें कोशिश हो रही है इंटरवीन करने की, और अगर इसको ना रोका गया तो फिर हमें उनके नाम भी लेने पड़ेंगे जो ये काम कर रहे हैं।
इस किस्म के इश्यूज जो सर, हैं, आपकी जो जमात तो नहीं कतराती नाम लेने से। ले दीजिए नाम, अगर एस्टैब्लिशमेंट फिर रोक रही है आपके जमा किए हुए लोगों को, तो आपको तो जिस तरह इन लोगों ने स्टेट बैंक का बिल रात गए पास करवा लिया, अगले दिन करा लिया, आप लोग भी सर इसी तरह का शब खून मारे। इफ यू हैव द नंबर्स, क्यों मौका दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को? और ये कौन सा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है जिसपे आप सबके दस्तखत मौजूद हैं और सिर्फ नवाज शरीफ का गो अहेड चाहिए? ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट हमारे रूटीन है कि जो मेंबरान असेंबली जब भी बाज़ ऐसे मौके आते हैं, जैसे अभी जॉइंट सेशन था या उससे पहले मुख्तलिफ, तो जब एक माकूल तादाद मौजूद होती है तो फिर उनके दस्तखत जो हैं वो ऐसे ही किसी मकसद के लिए एक लिस्ट है हमारी, उस पर दस्तखत करा लिए जाते हैं। और फिर जब फैसला होगा तो फिर तमाम पार्टीज की मुशावरत से एक टेक्स्ट लिखा जाएगा, कवर लेटर, जो उन दस्तखतों पर लगेगा और वो फाइल हो जाएगा एज ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो उसमें कोई हैरान कुन बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, उसके लिए कोई तहरीक अदम एतमाद को फाइल करने के लिए मेंबरान को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी इंतजाम मौजूद है। ऐसा ही है, मगर अपनों की भी तो हाजिरी आपको यकीनी बनानी है ना सर। सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं तोड़ने हैं, इत्तेहादियों को जमा नहीं करना, अपनों को भी यकीनी बनाना है कि वो हाजिर हों, पेश हों, बशमूल पीपल्स पार्टी। जब भी मौका आया है, रिसेंट आपने देखा है कि कौमी असेंबली में एक मिसाली हाजिरी रही है। जब 83 लोग थे तो 83 हैं, जब 84 लोग चाहिए थे तो 84 मौजूद थे। तो शहबाज शरीफ की लीडरशिप में एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मुस्लिम लीग नून के तो तमाम MNAs जो हैं उन्होंने मिसाली जी, मगर सर दीगर जमातों को भी मिसाली कारकर्दगी दिखानी होगी ना सर। जराए बता रहे हैं कि वजीर आजम के दौरे रूस के दौरान ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है, कमेंट करेंगे? जी, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ कि जिस वक्त भी वो जैसा मैंने कहा कि टाइमिंग का तयन कायदीन ने करना है। दौरा रूस हो या ना हो, एक ऐसा वजीर आजम जो हर महाज पर पसपा हो चुका है और पाकिस्तान के अवाम की जान और माल, उनके बच्चों के मुआशी जो मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुका है, वो अगर उसके दौरान हो, उसके बाद हो, असल मकसद ये है कि पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, आपने बात उनकी सुनी। वो कह रहे हैं किसी भी वक्त और जल्द तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। नाज़रीन, दोनों तरफ बला का एतमाद है, लेकिन दिन को एक ख़बर मेरी नज़रों से गुजरी और तब से यकीन जानिए मैं शदीद कर्ब में हूँ। मैं ही नहीं बल्कि इस मुल्क की 150 से ज़ायद माएँ अपनी 150 से ज़ायद जवान बच्चियों की हालत पर सख्ते में होंगी। अभी आप में से जो माँ के रुतबे पर है वो भी ये जानकर गम में डूब जाएंगी कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जिसमें हम रहते हैं, कौम की 150 से ज़ायद बच्चियाँ सिर्फ एक शहर सरगोदा से बाजियाब कराई गई हैं। इनमें से 21 लड़कियों को कहबा खानों यानी कि ब्रॉथल से बरामद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सरगोदा से अगवा होने वाली सोबिया बतूल की बरामदगी केस की समाअत के दौरान आज ही DPO सरगोदा ने इन 150 बच्चियों की बाजियाबी का इंकशाफ करके ना सिर्फ अदालत उज़्मा, इस मुल्क के कानून, आइन और हाकिमीन वक्त का सर झुका दिया है, बल्कि इस मुल्क की करोड़ों माओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनकी जवान बेटियों का मुहाफिज कौन है। DPO सरगोदा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस एक बच्ची की तलाश में थी कि जिसे अगवा किया गया था और इस बच्ची की तलाश में सरगोदा डिवीजन से 151 जवान लड़कियों को बरामद करा लिया गया। 21 लड़कियां जो हैं वो ब्रॉथल्स यानी कि कहबा खानों में इंसान नुमा दरिंदों के हाथों से बाजियाब कराई गई हैं। और समाअत के दौरान जस्टिस मकबूल बाकर ने इस्तफसार किया कि जो लड़कियां बरामद हुई हैं क्या उनकी FIRs दर्ज थीं। लड़कियों का अगवा होना पुलिस की नाअहली और नाकामी है। जस्टिस मकबूल बाकर ने सवाल उठाया कि जिन थानों में लड़कियों के अगवा के मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनके SHOs को भी नोटिस करना चाहिए था। अदालत ने सोबिया बतूल समेत सूबे भर से अगवा की गई लड़कियों की बरामदगी के अहकामात जारी कर दिए हैं। अदालत ने अपना फ़र्ज अदा कर दिया। नाजरीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी अगवा के मुकदमात दर्ज करके अपना फरीज़ा अंजाम दे दिया है, लेकिन कौम की इन बेटियों की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? क्या इन 150 बच्चियों में कोई एक लड़की भी किसी सियासी ख़ानदान की होती या किसी ताकतवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती होती तो क्या कहबा खाने या जिस्म फरोशी के किसी अड्डे पे पाई जाती? या ये गरीबों की बेटियों की इज़्ज़तें ही हैं जो इस तरह तार तार होती हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि माँ गरीब ज़ैनब की हो या अमीर हव्वा की, दोनों की बेटियाँ सांझी हैं, दोनों की बेटियाँ उनको उतनी ही प्यारी हैं। वक्फा लेंगे, दोनों भी राइट बैक।
जमहूरी मुल्क में किसी एजेंसी या रियासत का ऐसा किरदार नाकाबिले बर्दाश्त है। पीका एक्ट क्यों ना कलअदम करार दे दिया जाए। FIA का कौन सा डायरेक्टर है कि जो आइन को मानता है ना आईनी अदालत को। अदालत ने एक बार फिर मोहसिन बेग केस में वफाकी तहकीकाती इदारे पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत की। IG इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट्स अदालत के सामने पेश की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने दलील रखी कि हमें फौजगोई की हौसला शिकनी करना होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सबसे बड़ी फहाशी आइन का एहतराम ना करना है। बड़ी फहाशी इजहार राय पर पाबंदी लगाना है, इख्तियार का गलत इस्तेमाल करना है। अदालत ने डायरेक्टर साइबर क्राइम पर शदीद भरमी का इजहार करते हुए कहा कि डायरेक्टर साहब, आपने इस अदालत को क्या यकीन दहानी कराई थी। इस अदालत ने आपको वाज़ेह किया था कि इस तरह गिरफ्तारी नहीं होगी। किसी प्राइवेट शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देने में ना लग जाएं। कितने अरसे से ये अदालत आपको मौका दे रही है। हर केस में आप अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया भर में हक़ इज़्ज़त को जुर्म से निकाला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में फौजदारी कानून को अवामी नुमाइंदों की शोहरत की हिफाजत पर लगा दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FIA क्या पैगाम देना चाहती है कि आज़ाद रियासत में आज़ादी इजहार राय की इजाज़त नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सहाफ़ियों के लिए गैर महफूज ममालिक में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। ये इसी वजह से है कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत ने FIA इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और मोहसिन बेग के फायरिंग करने के केस को अलग अलग करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल मुआवनत करें। पीका एक्ट की जिस शिक के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ, क्यों ना कलअदम करार दे दिया जाए। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर अदालत शदीद बरहम है और हुकूमत सेशन कोर्ट के जज के खिलाफ अदालती कार्रवाई करने जा रही है। ये बराह रास्त महाजाराई का नया बाब है। अदालत जिस पीका एक्ट को कलअदम करार देने का इशारा दे रही है, 2 दिन कबल ही सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इसी पीका एक्ट को जो है उसमें ऑर्डिनेंस जारी किया है। और वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम का कहना है कि खातून अव्वल और इमरान खान के बारे में गलत मालूमात फैलाई गई कि इन्होंने घर छोड़ दिया है। कुछ लोग जो सहाफ़ी नहीं हैं वो सहाफ़ी बने हुए हैं। फेक न्यूज़ रोकने के लिए ये कानून ज़रूरी है। मतलब किसी महज़्ज़ब माशरे में ऐसा होता है और सब झूठ, सब गलत। अब खातून अव्वल और इमरान खान साहब के लिए, वो भाभी हैं, बहन हमारी, उनके लिए गलत इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है। यार क्या कर रहे हैं यार, मतलब यार हमारी बीवियां हैं, हमारी बहनें हैं, क्या कर रहे हैं। नाजरीन, नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक कोई भी दानिस्ता तौर पर अवामी सतह पर इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए ऐसी मालूमात नशर करे कि जो कि गलत हो और उससे किसी शख्स की साख या निजी जिंदगी को नुकसान पहुंचाया जाए, उसकी सजा 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पीका के सेक्शन 20 को भी नाकाबिल जमानत जुर्म से शामिल कर लिया गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने खबरदार किया कि झूठी खबर फैलाने पर 5 साल तक की सजा होगी और ये जुर्म काबिल जमानत नहीं होगा और इसमें बगैर वारंट गिरफ्तारी मुमकिन होगी। ये फेक न्यूज़ का कलाकमा करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो 3 साल की जगह 5 साल सज़ा होगी। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। इसका जो कंप्लेनेंट है वो पब्लिक एट लार्ज भी हो सकती है और ये उन लोगों के लिए है जो कोई पब्लिक फिगर है या कोई होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है। 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल होगा, 6 महीने के अंदर ट्रायल ख़त्म होगा। और अगर 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, जो हाई कोर्ट है, रेलेवेंट हाई कोर्ट है, वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल क्यों नहीं ख़त्म किया। किसी को इस्तिस्ना नहीं है, किसी को इस्तिस्ना नहीं। ये नहीं है कि कुछ लोगों को इस्तिस्ना है और कुछ को नहीं है, ये सब के लिए है। दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों ने ऑर्डिनेंस को गैर आइनी और गैर जमहूरी करार देते हुए नई तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया और अदालत में चैलेंज करने का भी फैसला कर लिया। पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करेंगे और कोर्ट में जाएंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी हैं मीडिया की, उन्होंने इसको रद्द किया है।
नाज़रीन, मीडिया तरमीमी ऑर्डिनेंस को सहाफ़ती तंजीमों, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार और हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी रिजेक्ट कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। मज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा सर, ये तो 2016 का एक्ट है जिसमें तरमीम की गई हैं, तो इसको क्यों गला घोंटने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मारने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है, या इज इट कि ऑल दिस इज हैपनिंग इन इमरान खान्स टेन्योर? इज दैट द आयरनी? शुक्रिया मेहर। देखिए, अभी जब आप ये बात आपसे मेरा राब्ता हुआ था, उसके बाद मैंने बहुत से ऐसे ये इतनी मोटी मीडिया लॉस की किताब है जी। इस मुल्क में सिर्फ जो सबको प्रॉब्लम रही है, चाहे प्रिंट का ज़माना हो, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना हो, वो मीडिया से रही है। ये जितने कवानीन बनाए गए हैं, ये पूरी कोई 1000 से ज़्यादा सफ़ात की किताब है, वो मीडिया रिलेटेड बनाए गए हैं। अब जब भी फवाद चौधरी साहब से डिफेमेशन की बात करो, नहीं जी ये क्या, ये तो जो है ऐसा ही रिडंडेंट कानून है और इस पे सालों लग जाते हैं। क्यों सालों लगते हैं? इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं पैका पे आने से पहले आपको सीधा सही बताऊं, यानी मैं सिर्फ ट्रायल का बता रहा हूं, बाकी चीजें छोड़ दें। और ये लॉ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, ये इनकी जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की कि कोर्ट को अप्रोच करते ना कि आप इसमें ये है कि the court should decide the case in 90 days, appeal against the conviction or otherwise in 60 days। यानी आप 90 डेज में इसका फैसला करें डिफेमेशन का, और 60 डेज में अपील का फैसला करे हाई कोर्ट। अब ये किसका काम था? पैका ले लें आप। जब पैका बन रहा था तो उस वक्त की जो आईटी मिनिस्टर थी अनुशा रहमान साहिबा, उनको बहुत प्रॉब्लम्स थी कि जी मीडिया पीएमएलएन के खिलाफ बहुत चीजें हो रही है। और उस वक्त कौन सबसे बढ़ चढ़ कर पैका की मुखालफत कर रहा था? मौजूदा वजीर आजम, मौजूदा सदर। ऐसा ही है। ये जो मौजूदा पीटीआई की गवर्नमेंट है, इसके वो मिनिस्टर्स, क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स तो हर गवर्नमेंट के रहते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो इनके साथ थे। और वो किस बुनियाद पे मुखालफत कर रहे थे कि जी ये कानून जो बन रहा है, ये ऑपोजिशन को जो है दबाने के लिए बन रहा है, मीडिया को दबाने की बन रहा है, आजादी सहाफत को दबाने के लिए बन रहा है। आज की पीटीआई गवर्नमेंट को 2016 की पीएमएलएन की गवर्नमेंट ले लें, और कल की ऑपोजिशन को आज की गवर्नमेंट ले लें, वही तरीक़ाकार है, वही चीजें हैं जो यूं पलट के यूं आती हैं। अब इसमें जो चीजें हैं, क्यों ये लाने की जरूरत पेश की जा रही है? फेक न्यूज की। फेक न्यूज को आप पहले प्रॉपरली डिफाइन करें, फेक न्यूज क्या है और फेक न्यूज कहां होती है। आज अभी फवाद चौधरी साहब ये बात कह रहे थे काशिफ के प्रोग्राम में कि जी कोई मीडिया बॉडीज जो है रेगुलेशंस नहीं चाहती। ये फेक न्यूज है जो वो ये बात कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट फेक है, इसलिए कि इस मुल्क में पैमरा का कानून तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बनाया गया था। अगर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशंस के खिलाफ होती, और उसके बाद भी हो रही, पैका भी जब आया था तो उस वक्त मीडिया ने अपनी रिजर्वेशंस बताई थी कि ये मिसयूज होगा। और अभी भी जब पीएमडीए इन्होंने, क्योंकि ये पहले कानून बनाते हैं फिर कहते हैं नेगोशिएशंस करें, पहले ड्राफ्ट बनाते हैं, ड्राफ्ट जब इन्होंने पीएमडीए का बनाया तो ड्राफ्ट के ऊपर ऑब्जेक्शंस आ गए, रिजर्वेशंस आ गई। किसने कहा जो है नहीं चाहते? चीजों को आप आपकी सोच का जो अंदाज है और जो मीडिया की बॉडीज की सोच का अंदाज है वो फर्क है। आप इन चीजों को क्यों यकायक ऑर्डिनेंस लेकर आ गए? ऐसी क्या जल्दी थी ऑर्डिनेंस की? आप अभी सेशंस होने वाला है ना, कौमी असेंबली का भी, सेनेट का, आप उसमें पेश कर देते हैं। ये इलेक्शन के जो रूल्स ऑर्डिनेंस लेकर आए, क्यों लाए हैं? क्योंकि पंजाब असेंबली में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और वजीर आजम को वहां कैंपेन करनी है। अच्छा। और वुज़रा को कैंपेन करनी है। तो नियत, असल चीज यह है कि इसमें वो मैटर नहीं करता, क्योंकि फेक न्यूज और बिल्कुल ये बात मैं 100% इसको कंडेम करता हूं, जो प्रोग्राम हुआ था जिसकी बुनियाद ये बनी, इन सारी चीजों को कंडेम करता हूं क्योंकि वो किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं था। लेकिन मुराद सईद साहब को मोहसिन बेग पे या न्यूज वन पे डिफेमेशन का केस करना चाहिए था, और इसी डिफेमेशन को 2002 के कानून को आप बेहतर बनाएं
आधे से ज्यादा फेक न्यूज खत्म हो जाएंगी, आधे से ज्यादा आप एक दूसरे पे, जिनकी सबसे बड़ी मिसाल खुद वजीर आजम देते हैं बरतानिया के कानून की, कि जी वहां देखें डिफेमेशन लॉ, वहां कोई और खुद इमरान खान वहां केस जीत चुके हैं, तो वो कानून यहां क्यों नहीं लाते? उस कानून को क्यों नहीं बेहतर बनाते? उसको इंप्रूव करें, उसमें कन्विक्शन बढ़ाएं। ये जो चीज है ये दरअसल काबू करने वाली चीजें हैं। आप मुझे बताएं, एक जर्नलिस्ट खबर देता है कोई, जिसपे कुछ को एतराज हो जाता है, वो जर्नलिस्ट तो गायब कर दिया जाता है। उसने, आप मुझे बताएं, वो जो रिपोर्टर था जिसने वो आईजी के घर पे जो रेड हुआ था और उनको आईजी को उठा के ले जाए गए थे, उसने क्या किया था? उसने कोई फेक न्यूज दी थी? उसने तो उस वीडियो को एयर कर दिया था। क्यों उठा के ले जाया गया उसको? क्यों उसकी फैमिली जो है 48 घंटे ट्रॉमा में रही? मतीउल्लाह जान ने क्या किया था? क्यों उठा? उसका कौन जवाब देगा? उसको क्या करें हम? वो तो रियल स्टोरी थी ना, वो तो रियल स्टोरीज थी। उसको गायब कर दिया। आज तक ना अदालत ने उस चीज का वो किया कि अदालत में वो चीजें गई, आज तक उसकी वो नहीं हुई, और ना किसी और केस की। तो असल में इंटेंशन हमेशा गवर्नमेंट ऑफ द डे की ये होती हैं कि वो अपने मुखालफीन को, चाहे वो राइट्स एक्टिविस्ट हों, चाहे वो ब्लॉगर्स हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हों। अब कल यही कानून इमरान खान जब ऑपोजिशन में होंगे तो कल इमरान खान शोर कर रहे होंगे, और उस वक्त जो भी गवर्नमेंट होगी वो इसको जस्टिफाई कर रही होगी। ठीक है सर, क्विकली, क्योंकि आपने बता दिया कि करने की चीज़ें क्या थी। बहरहाल बेलेबल नॉन कॉग्जिडेंट नो लिमिट ऑन केसेस की कह रहे हैं हमने बेहतर कर दिया ऐसे, मगर कमेटी भी 50% पार्लियामेंटेरियंस की और 50% मीडिया बॉडी करेगी चूज, ये भी चौधरी साहब जो है बता रहे थे। तो इससे क्या इशू है? देखिए मेहर, इशू किसी चीज पे नहीं है। इशू ये है कि पहले ऑर्डिनेंस ले आओ और उसके बाद आके बेहतर कर ले। तो आप इस अच्छा, आप फिक्र क्या है? इस ऑर्डिनेंस कोई 24 घंटे में आपने चीजों को इंप्लीमेंट तो नहीं करवाना ना। मैं आपको बताऊं इसके पीछे क्या है। इसके पीछे ये कि ये ऑर्डिनेंस का इतलाक हो गया है। अब मोहसिन बेग साहब की बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इस ऑर्डिनेंस का इतलाक आप वहां कर देंगे। चीज ये है कि अगर आप ऑर्डिनेंस आज विड्रॉ कर ले गवर्नमेंट और कल बैठ जाए, सारे स्टेक होल्डर्स को लेके बैठ जाए, यही तो कहा है ना ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कि जी पहले आप इसको विड्रॉ कर लें, फिर आप हमारे साथ बैठ जाएं। अब वो मुसलसल वो क्या करते हैं, आज उन्होंने उसी इंटरव्यू में क्या बात की कि जी कि हर मीडिया हाउस ने अपनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बना ली हैं। मतलब आप जानबूझ के चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, आप जानबूझ के मीडिया को डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपके मकासद पूरे हो सकें। और इससे पहले हम ये देखते रहे हैं, इससे पहले के इंफॉर्मेशन बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। जब सेशन ने आना ही है, एक सेशन ख़त्म करके उसको पोस्टपोन करके ऑर्डिनेंस लाई गई, सेशन आगे भी आना है तब ले आते। आज भी एक्शन कमेटी ने वॉकआउट किया। ऑर्डिनेंस और नीयत और ये लाना आपने खुद सुना सर, इन सारी चीज़ों पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि ये जो मजहर साहब ने बातें की है ना, ये ज्यादातर बातें उनकी बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत की कोशिश होती है, जो भी बंदा ताकत में आएगा उसकी कोशिश होगी उसके ऊपर तनकीद ना हो और वैसे कवानीन बनाएगा कि वो जो है वो मरोड़ सके, किसी का बाजू मरोड़ सके। इशू ये है कि दूसरा प्रॉब्लम असल ये है कि जो मीडिया के जो ओनर्स का जो बॉडी बनी हुई है, उनकी ख्वाहिश ये है कि कोई रेगुलेशन ही ना हो। सच जो है वो इन दोनों के दरमियान है। जो अगस्त से हम लगे हुए हैं ये कोशिश करने कि रेगुलेशन हो सके, हमने उन्हें कहा कि आप गवर्नमेंट के रेगुलेशन को फाड़ के एक तरफ फेंक दें। आप मेरे पास वक्त बहुत कम है चौधरी साहब, इसलिए आपसे बड़े डायरेक्ट सवाल पूछूंगी, मुख्तसर जवाब दें। ना पूछे ना, एक मिनट पहले मेरी बात सुने ना, मुख्तसर वक्त होगा फिर आप ही अपनी तकरीर करती रहेंगी। तकरीर नहीं है, जवाब है सर। ऑर्डिनेंस पहली एतमाद में ले लेते यार, ऑर्डिनेंस ना अगस्त से लगे हुए हैं ना, अगस्त से एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, नहीं हो रहा। ऑर्डिनेंस जो है अभी उसको, जो कि मजहर जो लॉयर नहीं है ना, उनको नहीं पता कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये पिछले केसेस जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होते क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। तो इस केस का तो उससे ताल्लुक ही नहीं है। तीसरी बात यह है, मैं अब भी ये कहता हूँ कि आप ये जो बॉडी बननी है, ये आप सिर्फ ना कहें कि कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। आप इफेक्टिव, ये जो इफेक्टिव रेगुलेशन है मीडिया बॉडीज खुद बना के ले रहे हैं, हमें हम वो लगा देते हैं। अभी सिंपल बात यह है कि ना आप कोई लॉ बनाने को तैयार है,
ना आप खुद की कोई रेगुलेशन करने को तैयार है। जो आप कहते हैं कि सोशल मीडिया और हर चीज सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से तो नहीं है ना, यहाँ पे जो लोगों की फैमिलीज के साथ जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों की इज्जतों को जिस तरह से उछाला जा रहा है कि हुकूमत बैठी तमाशाई बनी रहे। कोई भी बंदा सिर्फ वो डेफेमेशन लॉ को तगड़ा कर देना वो कह रहे हैं आप, यानी कि डेफेमेशन लॉ बिल्कुल तगड़ा है। कोई ये पाकिस्तान में और यूके के लॉ में कोई फर्क नहीं है, यहाँ अदालतें इंप्लीमेंट नहीं कर रही। ये भी जो लॉ बना हुआ है आप देखिए ना, मुझे बताइए किस केस में फैसला हुआ है? 1 लाख से ज्यादा केस FIA ने प्रिपेयर किया हुआ है। जो प्रॉब्लम हमारी है वो ये है कि जब आप मीडिया ट्राइब्यूनल्स आप नहीं बनाने दे रहे, लॉ आप इम्प्रूव नहीं करने दे रहे, रोज कह देते हैं डेफेमेशन लॉ जी आप इम्प्रूव कर दें। सर पेमरा पीका सब मिल के मुशावरत से बने थे, गो के इश्यूज थे, तो इधर भी बन सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए, आप बुलडोज तो नहीं कर सकते ना सर? नहीं तो बुलडोज तो नहीं ना, ये तो लॉ 2016 से बना हुआ है। चले एक तिश्नगी रह गई है सर, आज वक्त की किल्लत थी, इसके ऊपर एक तवील गुफ्तगू करेंगे बैठ के। बहुत बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन जाते जाते सिर्फ एक बताती चलूँ, आप लोग स्विस बैंक्स में कहीं करप्शन का जिक्र हो और पाकिस्तान का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो आप यकीनन पिछले 24 घंटे से देख रहे होंगे कि किस तरह हमारे हुक्काम जो हैं उन्होंने अपना नाम बुलंद और रोशन किया है स्विस बैंक्स के अंदर अपने पैसे जो हैं मुंतकिल करके। लेकिन आपको उसको एडिशनल बताती चलूँ, ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बातें हैं, ये सब जानते रहे हैं, लिखते रहे हैं। अफगान जंग के दौरान अहम किरदार पर इल्जामात की बारिश माजी में भी ये होती रही है। डॉन अखबार के ही स्टार रिपोर्टर एडिटर कावस जी साहब जो थे, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में वी नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री जो है, जो 21 जुलाई 2002 में छपा था, उसमें भी ये सवाल उठाया था कि जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक और जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के बेटे हुमायूं अख्तर रहमान रातों रात जो हैं वो इतने टाइकून कैसे बन गए हैं, ये तब भी सवाल उठाया था। और इसी तरह 2011 में भी छपने वाली फ़रुख मीर की किताब जो है हाफ ट्रूथ, अगर वो आपने पढ़ी हो, फ़रुख मीर साहब भी अपनी किताब में द न्यूज़ के एडिटर शाहीन सबाई का हवाला देते हुए लिखते हैं कि एक मुलाकात के दौरान हुमायूं अख्तर ने एजाजुल हक के खिलाफ बात करते हुए कहा कि वो यानी कि एजाजुल हक किस बात पर इतना मान रखता है। एजाजुल हक तो ये समझता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं, मैंने उसे बुलाया और सियासत में मैं लेकर आया। वो कुछ नहीं जानता और उसके पास कुछ नहीं है। क्या हुआ उसके पास अगर $250 मिलियन हैं? मुझे देखो, हमारे पास बहुत कुछ है। हारून अख्तर साहब ने सीने पर हाथ मारकर एजाजुल हक के पास कहा कि उसके पास तो सिर्फ पीनट्स हैं। ऑल दिस हैज़ बीन ऑलरेडी रिपोर्टेड ऑन। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।